नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा। जैसा कि प्रीवियस क्लास में अपन ने डिस्कस किए थे कि एंजाइम क्या होता है और इसकी टॉपिक की डिस्कस हुई थी अपने ग्रंथि के अंतर्गत कि ग्रंथि किसे कहते हैं, इट मीन्स ग्लैंड किसे कहते हैं और ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो हमने डिस्कस किया था दोस्तों आपके बीच में प्रीवियस क्लास में कि ग्लैंड जो होते हैं अपने ग्रंथि वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक तो बहिस्रावी ग्रंथि की बात की थी, दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथि की बात की थी, उसके बाद एक और ग्रंथि होता है जो मिश्रित ग्रंथि कहलाता है। क्या कहलाता दोस्तों? मिश्रित ग्रंथि कहलाता। अतः बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार के ग्रंथियों की तरह कार्य करता है दोस्तों, तो उसे हम क्या कहते हैं? वही मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो चलिए आइए अब हम डिस्कस करते हैं प्रीवियस क्लास के बाद जो नेक्स्ट क्लास में अपनी डिस्कस होनी चाहिए थी वो टॉपिक है अपना अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या? अंतःस्रावी ग्रंथि। अब हम बात करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि का। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करेंगे, ठीक है ना। अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं दोस्तों? तो चलिए आज हम इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं। मुझे उम्मीद है कि भली भांति प्रकार से आपको समझ में आएगा भी, क्योंकि आप लोग बहुत ही सहनशीलता से टॉपिक की डिस्कस करते हो हमारे बीच में और क्लास आप एंजॉय कर कर देखते हो। तो आइए हम बात कर रहे हैं अंतःस्रावी ग्रंथि की। सबसे अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है ये नलिका विहीन होती है दोस्तों। कैसी होती है? नलिका विहीन ग्रंथि है ये, इनमें नलिकाएं नहीं होती है, इसीलिए हम इसको नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? नलिका विहीन ग्रंथि हम कहते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत हम ये देख लेते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि करता क्या है, ठीक है ना। अंतःस्रावी ग्रंथि करता क्या है? शरीर में एक विशेष प्रकार का रासायनिक यौगिक का स्राव करता है। शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार का रासायनिक यौगिक का जो स्राव करता दोस्तों उसे हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। जिस यौगिक रासायनिक का स्राव होता है वो हार्मोन्स कहलाता दोस्तों। क्या कहलाता? हार्मोन्स कहलाता है। हार्मोन्स एक संदेशवाहक रासायनिक यौगिक है जो अपना कार्य करने के बाद नष्ट हो जाता है। कार्य करने के पश्चात खुद ही क्या हो जाते हैं दोस्तों? नष्ट हो जाते हैं। हम उसी की डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत देखते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि से किस प्रकार के रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है। दोस्तों हमारे शरीर में जंतुओं में विभिन्न प्रकार के नियंत्रण एवं समन्वय जो होता है वो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से होती है। उन तंत्रिका तंत्र के अतिरिक्त हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार के रासायनिक यौगिक होते हैं जिनके द्वारा भी हम शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय स्थापना करवाते हैं। उस रासायनिक यौगिक का नाम क्या है? उस रासायनिक यौगिक का नाम है दोस्तों हार्मोन्स। हार्मोन्स ग्रीक भाषा से लिया गया दोस्तों। किस भाषा से लिया गया? यह हार्मोन्स ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करने वाला पदार्थ। जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करने वाला पदार्थ। तो चलिए हम उसी की डिस्कस कर रहे हैं। यहां पे अंतःस्रावी ग्रंथि से एक विशिष्ट प्रकार का रासायनिक यौगिक का स्राव होता है जिसे हार्मोन्स कहते हैं। जिसे हार्मोन्स कहते हैं। यह हार्मोन्स दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यह हार्मोन्स किस शब्द से मिलकर बना है। हार्मोन किस शब्द से लिया गया है? तो हार्मोन्स जो है दोस्तों ग्रीक भाषा से लिया गया है।
हार्मोन्स ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करने वाला पदार्थ, उत्तेजित करने वाला पदार्थ, ठीक है ना, उत्तेजित करने वाला पदार्थ। हार्मोन्स का जो स्राव करता है दोस्तों, हार्मोन्स का स्राव करने वाले को हम क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां से एक विशेष प्रकार के रासायनिक यौगिक का स्राव होता है, उसे हम हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करने वाला पदार्थ, उत्तेजित करने वाला पदार्थ। हार्मोन्स अपना क्रिया करने के बाद नष्ट हो जाते हैं। हार्मोन्स अपना क्रिया करने के बाद क्या हो जाते हैं दोस्तों? नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। हार्मोन्स को रासायनिक संदेश वाहक भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? हार्मोन्स को रासायनिक संदेश वाहक भी कहते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ये छोटी सी टॉपिक का, हार्मोन्स से संबंधित जो कह रहे हैं। हार्मोन्स अपना प्रक्रिया करने के बाद नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही हम हार्मोन्स की और भी डिफरेंस करेंगे, डिफाइन कर देते हैं कि हार्मोन्स एक क्या है दोस्तों? रासायनिक संदेश वाहक है, इसीलिए हार्मोन्स को हम रासायनिक संदेश वाहक भी कहते हैं। वाहक भी कहते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे कि अंतःस्रावी ग्रंथि जो है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक विशिष्ट प्रकार का रासायनिक यौगिक का स्राव करता है, जिसे हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करने वाला पदार्थ। ये हार्मोन्स अपना क्रिया प्रक्रिया करने के बाद नष्ट हो जाते हैं शरीर के अंदर। हार्मोन्स को इसीलिए हम रासायनिक संदेश वाहक भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रासायनिक संदेश वाहक भी कहते हैं, ठीक है ना। ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती है, इसीलिए हम इसको नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। तो चलिए हम बात करें यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर हार्मोन्स का भी लेकर हम बात की अभी, तो हम यहाँ बात कर लेते हैं कि हम अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या कहते हैं दोस्तों। अंतःस्रावी ग्रंथियों को इसे हम नलिका विहीन ग्रंथियां के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। किसे? अंतःस्रावी ग्रंथियों को। नलिका विहीन ग्रंथियां, नलिका विहीन ग्रंथियां, इनमें नलिकाएं नहीं होती दोस्तों, ये नलिका विहीन होती है, क्योंकि इस स्राव के लिए नलिकाएं नहीं होती, नलिका विहीन ग्रंथियां होती है। इसमें श्रवण के लिए यानी स्राव के लिए नलिका या नलिकाएं नहीं होती है। डक्टलेस होता है दोस्तों, डक्टलेस, DUCT, डक्टलेस ग्लैंड्स होती है, इसीलिए इसको हम नलिका विहीन कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां में जो स्राव होती है दोस्तों, ठीक है ना, नलिका विहीन यानी नलिका विहीन होने के कारण ग्रंथियां अपने स्राव को हार्मोन्स
अपने स्राव हार्मोन्स को सीधे ही रुधिर परिसंचरण द्वारा, किसके द्वारा? रुधिर परिसंचरण द्वारा पूरे शरीर में इनका परिवहन करता है दोस्तों, इनका परिवहन करता है। तो चलिए हम ये भी पॉइंट लिख लेते हैं दोस्तों। क्या लिख लेते हैं कि नलिका विहीन होने के कारण, नलिका विहीन होने के कारण कौन? अंतःस्रावी ग्रंथियां। नलिका विहीन होने के कारण ये ग्रंथियां अपने स्राव, क्या? अपने स्राव हार्मोन्स को सीधे किनके द्वारा? रुधिर परिसंचरण, रुधिर परिसंचरण में मुक्त होती है। क्या होती है? मुक्त होती है। रुधिर परिसंचरण द्वारा इनका परिवहन संपूर्ण शरीर में होता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र द्वारा ही, रुधिर परिसंचरण तंत्र द्वारा ही इनका परिवहन संपूर्ण शरीर में होता है। किनके द्वारा? रुधिर परिसंचरण के द्वारा। इसका मतलब इनके मुख्य एजेंट कौन हो गए दोस्तों? इनका मुख्य एजेंट हो गया रुधिर परिसंचरण तंत्र। ये एक ऐसा तंत्र जिनके माध्यम से हार्मोन्स का पूरे शरीर में क्या हो रहा है दोस्तों? परिवहन हो रही है, ठीक है ना, आदान प्रदान हो रहे हैं वो, ठीक है ना। अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा जो निकला हुआ रासायनिक यौगिक है दोस्तों, उसे हम हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करने वाला पदार्थ, ठीक है ना। हार्मोन्स संदेशवाहक रासायनिक कहलाता है दोस्तों, ठीक है ना। हार्मोन्स अपना कार्य करने के बाद नष्ट हो जाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन ग्रंथियां के नाम से भी जाने जाते हैं, और इनके नलिका विहीन होने के कारण ग्रंथियां अपने जो स्राव करता हार्मोन वो सीधे रुधिर परिसंचरण तंत्र में मुक्त कर देता, और रुधिर परिसंचरण के द्वारा यह हार्मोन संपूर्ण शरीर में क्या करता है दोस्तों? परिवहन करता है। पूरे शरीर में क्या करता है दोस्तों? परिवहन करता है। तो हार्मोन्स का इस प्रकार से आगे हम ये देखते हैं कि हार्मोन्स का कार्य क्या है और किन किन ग्रंथियों से किस किस प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। तो चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं अब कि अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी ग्रंथियां हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां में कौन कौन सी ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले इनके अंतर्गत जो आते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां के जो उदाहरण माना जाए, वो उदाहरण के रूप में हमारे पास सबसे पहले है पीयूष ग्रंथियां। क्या? पीयूष ग्रंथि। नंबर 1 पीयूष ग्रंथि। उसके बाद आता है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। किन के अंतर्गत आते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत आते हैं। इनके बाद आ जाते हैं दोस्तों हमारे बीच में कौन? इनके बाद आ जाते हैं हमारे लिए कौन? पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीनियल। अब हम पीनियल ग्रंथि की बात कर लेते हैं। पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि ये सारे के सारे अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। पैराथायरॉयड ग्रंथि ये सारे ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। क्या है?
अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो हम इनमें एक एक करके डिस्कस करेंगे दोस्तों कि कौन सी ग्रंथि से किस प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं और वो ग्रंथियों से निकला हुआ हार्मोन्स का मुख्य कार्य क्या है और उनसे कमी होने वाले और उनकी अधिकता होने के कारण किन किन प्रकार के रोग हो जाते हैं। क्योंकि हार्मोन्स की अधिकता हो जाएगी तो भी हमारे शरीर में कहीं न कहीं किसी प्रकार के रोग होंगे और इनकी कमी होगी तो भी हमारे शरीर में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार के रोग होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं, सबसे पहला टॉपिक लेके चलते हैं, ग्रंथियों की बात करते हैं। उनमें पहला ग्रंथि लेके चलते हैं पीयूष ग्रंथि को। किस ग्रंथि को? पीयूष ग्रंथि को। तो आइए दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, मेरा साथ दीजिएगा आप और मेरे साथ इन टॉपिक का आप स्टडी कीजिएगा, गहन अध्ययन कीजिएगा, एक एक करके हम रिवीजन भी करेंगे दोस्तों साथ के साथ ही। और भली भांति लगता है कि आप मेरे साथ एंजॉय करते हुए क्लास को आप क्या करेंगे, आनंद रूप से पढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को हम पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को हम पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। इसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? इसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यदि कोई आपसे पूछ ले तो आप आसानी से बता सकते हो। कोई क्या पूछ ले, पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। क्या? पिट्यूटरी ग्रंथि, यह मास्टर ग्रंथि, इसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। नंबर 1 पॉइंट, इस पीयूष ग्रंथि की आकार कैसी होती है? इस पीयूष ग्रंथि की जो आकार होती है एक मटर के दाने जैसा होता है। इनकी आकार एक मटर के दाने जैसा होता है दोस्तों। कैसा होता है? एक मटर के दाने जैसा होता है। आपसे पूछा जाता है पेपर में कि पीयूष ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को हम पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। इसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इनकी आकार एक मटर के दाने के जैसा होता है दोस्तों। कैसा होता है? एक मटर के दाने के जैसा होता। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इनसे, इनके संदर्भ में बात करें तो कि पीयूष ग्रंथि जो है यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथियां माना जाता है। यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथियां माना जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां माना जाता है दोस्तों। यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथियां माना जाता है। अब ये स्थित कहाँ होता, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो पीयूष ग्रंथि होता है दोस्तों, यह पीयूष ग्रंथि यानी यह ग्रंथि मस्तिष्क में पाए जाते हैं दोस्तों। कहाँ पाए जाते हैं? यह ग्रंथि मस्तिष्क में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? मस्तिष्क में पाए जाते हैं। और किसके साथ जुड़ा होता है दोस्तों? तो यह ग्रंथि जो मस्तिष्क में पाए जाते हैं, तो मस्तिष्क में कहाँ? मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस का अग्रभाग से जुड़ा होता है। हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है। कौन? मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है। कौन? पीयूष ग्रंथि। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का अग्रभाग से जुड़ा होता है। तो इस तरह से हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है पीयूष ग्रंथि दोस्तों। पीयूष ग्रंथि का जो भार होता है दोस्तों, वो लगभग, इनका भार लगभग 0.6 ग्राम माना गया है। कितना माना गया? 0.6 ग्राम माना गया है कि यह लगभग जो 0.6 ग्राम के होते हैं दोस्तों। कितने ग्राम के होते हैं? 6 ग्राम के होते हैं। इनका जो मुख्य कार्य दोस्तों पीयूष ग्रंथि की
अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले जितने भी और भी ग्रंथि होते हैं उन सभी ग्रंथि को नियंत्रित करने का कार्य करता है। पहला कार्य बता रहा हूं मैं आपको कि पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि ये क्या करता है काम, पहला कार्य जो मुख्य कार्य को अंतःस्रावी ग्रंथि से और अन्य ग्रंथियां और अन्य ग्रंथि जो निकलते हैं उन सभी ग्रंथि को क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथियां कहते हैं। साथ ही साथ यह व्यक्ति के स्वभाव, उनके स्वास्थ्य, वृद्धि, लैंगिक विकास में भी ये अहम योगदान रखता है। कौन, पीयूष ग्रंथि, जिसको हम पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। क्या कहा मैंने दोस्तों, पहला काम है अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले जो भी ग्रंथि होते हैं उनको नियंत्रित करने का कार्य पीयूष ग्रंथि करती है। इनके साथ ही साथ यह ग्रंथि का मुख्य कार्य और भी होता है कि व्यक्ति में स्वभाव, विकास, वृद्धि, स्वास्थ्य नियंत्रण, इन सब का भी काम में अच्छी तरह से भूमिका अदा निभाता दोस्तों। कौन, पीयूष ग्रंथि। कौन, पीयूष ग्रंथि। चले अब पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हम उसकी डिस्कस करते हैं कि पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन्स का स्राव होता है दोस्तों। इनसे स्राव होने वाले हार्मोन्स का मुख्य रूप से कार्य क्या है, आइए हम इनका भी डिस्कस करते हैं एक एक करके। पीयूष ग्रंथि से पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स एवं उनके महत्वपूर्ण कार्य। सबसे पहले इनमें से जो निकलने वाले हार्मोन्स हैं वो हार्मोन्स का नाम लिखेंगे अपन कि पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। तो नंबर 1, इनसे जो पहला हार्मोन्स निकलता है दोस्तों उस हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं, तो उस हार्मोन से निकलने वाले जो पहला हार्मोन्स है उसे हम नाम देते हैं वृद्धि हार्मोन्स। क्या नाम देते हैं, वृद्धि हार्मोन्स। इस वृद्धि हार्मोन्स को हम किसी और नाम से भी जानते हैं जिसे कहते हैं सोमैटोट्रोपिक। क्या हम कहते हैं, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स। अभी सोमैटो लिख देते हैं दोस्तों, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स। इस हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं, वृद्धि हार्मोन्स कहते हैं दोस्तों। इसे हम वृद्धि हार्मोन्स करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है, यह शरीर की वृद्धि विशेष रूप से हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करता है। यह क्या करता है, शरीर में हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करता है दोस्तों। यदि इनकी कमी हो जाए शरीर में तो बौनापन रोग हो जाता है दोस्तों, और सामान्य लंबाई से अधिक लंबाई हो जाए दोस्तों तो वो भी भीम कायता कहलाता दोस्तों। क्या कहलाता, भीम कायता। यदि अधिक लंबाई हो जाए, सामान्य लंबाई से अधिक लंबाई यदि हड्डियों का विकास ज़्यादा हो जाता है तो वो रोग कहलाता अधिकता। इनकी अधिकता से भीम कायता और इनकी कमी से क्या, बौनापन मनुष्य में रोग हो जाता दोस्तों। रोग माना जाए या लक्षण हो जाते, इस प्रकार की कमी हो जाती है। इसे हम कहते हैं वृद्धि हार्मोन्स, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स। क्या कहते हैं, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स। इस
हार्मोन्स का मुख्य कार्य जो है वो है हमारे शरीर के अंदर हड्डियों के विकास को, वृद्धि को नियंत्रित करना। क्या करना? नियंत्रित करना। ये इनका मुख्य कार्य माना जाता है दोस्तों, ठीक है ना। यदि अपने से कोई पेपर में पूछ ले कि भाई पीयूष ग्रंथि से सबसे पहले हार्मोन्स निकलने वाले कौन है, तो आप बता सकते हो कि सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स है। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स को हम वृद्धि हार्मोन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धि हार्मोन्स कहते हैं। इनकी यदि कमी हो जाता है तो बौनापन हो जाती है, और इनकी अधिकता हो जाती है तो भीमकायता हो जाते हैं दोस्तों। क्या हो जाता है? भीमकायता, यानी सामान्य लंबाई से अधिक हड्डी की लंबाई बढ़ जाए तो इस प्रकार के रोग हो जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इन्हीं में नए टॉपिक के साथ, जो इनमें से दूसरा हार्मोन्स कौन सा निकलता है। अब जो दूसरा हार्मोन्स जो निकलता है दोस्तों, उस टॉपिक की डिस्कस करते हैं। तो जो दूसरा हार्मोन्स है उसे कहते हैं हम थायराइड प्रेरक हार्मोन्स। क्या कहते हैं? थायराइड प्रेरक हार्मोन्स। और इसका दूसरा नाम यदि बताऊं, थायरोट्रोपिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थायरोट्रोपिक। तो पहला हार्मोन्स था हमारे पास वृद्धि हार्मोन्स, किससे निकल रहा है? ये पीयूष ग्रंथि से। अब दूसरा थायरोट्रोपिक हार्मोन्स, थायराइड प्रेरक हार्मोन्स भी कहते हैं। अब ये थायरोट्रोपिक हार्मोन्स ये भी किस ग्रंथि से स्रवन होता है दोस्तों? पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रवन होता है, ठीक है ना। और यह हार्मोन्स जो होता है थायराइड ग्रंथि में अपना कार्य करता दोस्तों। किस ग्रंथि में करता? थायराइड ग्रंथि में अपना कार्य संपन्न करवाता है। यह थायरोक्सिन हार्मोन्स के स्रवन को अधिक प्रभावित करता है। किसको? यह थायरोक्सिन हार्मोन्स के स्रवन को अधिक प्रभावित करता है दोस्तों। वही क्या कहलाता है? अपना थायरोट्रोपिक हार्मोन्स और थायराइड प्रेरक। इनका जो मुख्य कार्य है थायराइड ग्रंथि के अंदर है, उनके कार्य को संपन्न करवाने में ये अहम भूमिका निभाता है। ये हो गया अपने पास तीसरा हार्मोन्स की बात। अब चलते हैं हम दूसरे हार्मोन्स की बात, दूसरे हार्मोन। अब हम बात करेंगे तीसरे हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्रंथि से यानी पीयूष ग्रंथि से निकलता, उसको हम क्या कहते हैं? एड्रेनोकार्टिकाट्रोपिक हार्मोन्स कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? एड्रेनोकार्टिकाट्रोपिक हार्मोन, ठीक है ना। ये हार्मोन्स अधिवृक्क में अपना अहम भूमिका निभाता, अधिवृक्क ग्रंथि में अहम भूमिका निभाता है। किसमें? अधिवृक्क ग्रंथि में अहम भूमिका निभाता है एड्रेनोकार्टिकाट्रोपिक हार्मोन्स। ये अपना रोल कहाँ निभाता? अधिवृक्क ग्रंथियों में इनका कार्य संपन्न किया जाता है, ठीक है ना। इनके बाद आता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, ठीक है ना। ये हो गए तीसरा। अब हम बात करते हैं चौथा हार्मोन्स का, गोनेडोट्रोपिक। क्या? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन्स जनन क्रिया को ज्यादा प्रभावित करता है दोस्तों। किसको? जनन क्रिया को ज्यादा प्रभावित करता है, जनन ग्रंथियों को क्रियाशीलता को प्रभावित करता है, जनन ग्रंथियों को क्रियाशीलता से प्रभावित करता दोस्तों। दूध, स्तन में दूध का स्राव, इस प्रकार की क्रियाएं इसी हार्मोन से होता है दोस्तों। तो ये जनन ग्रंथियों के क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। ये भी कहां से निकलता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है दोस्तों। इसके पास जो नेक्स्ट है अपने पास वह दुग्धजनक हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स? दुग्धजनक हार्मोन्स। अब आगे हमारे हार्मोन्स का संख्या 5। दुग्धजनक हार्मोन्स, ये दूध के निर्माण में, माताओं के स्तन में दूध के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इस हार्मोन्स से
कार्पस ल्यूटियम का स्राव होता है। इस हार्मोन्स का मुख्य जो कार्य है वो शिशु के लिए स्तनों में दूध का स्राव उत्पन्न करना होता है। जब माताएं गर्भवती होती है, जब गर्भधारण से बच्चे का पैदा होता है दोस्तों, तो उसके बाद माताओं के स्तन में दूध का उत्पन्न करवाने का जो कार्य करता है दोस्तों, वो कौन करता है? दुग्धजनक हार्मोन्स करता है। कौन करता है? दुग्धजनक हार्मोन्स करता है। यह हार्मोन्स का जो मुख्य कार्य है वो शिशुओं के लिए स्तनों में दूध का स्राव उत्पन्न करना होता है। ये है हमारा दोस्तों पांचवा हार्मोन्स, जो किससे निकलता है? पीयूष ग्रंथि से। किससे? पीयूष ग्रंथि से। अब जो छठा हार्मोन्स है उसे कहते हैं मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन्स। क्या कहते हैं? मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन्स। मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन्स। इस हार्मोन से हमारे त्वचा के ऊपर तिल, दाग धब्बे, चकत्ते का आना या उत्पन्न होना इस मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन्स का उदाहरण माना जाता है। यदि हमारे शरीर में किसी प्रकार का तिल हो गया, चकत्ते हो गए, आपके पास किसी भी चीज़ का कोई दाग उभर जाता है, लाल, रेड, ब्लैक, किसी भी कलर का आपके त्वचा के ऊपर, तो आप समझ जाना उस हार्मोन्स का स्राव का जो मुख्य कारण है कौन है? मेलानोसाइट प्रेरक। त्वचा के ऊपर यदि तिल, चकत्ते का उभर आना या लगता है कि आपको ये उत्पन्न ले लिया, तो आप समझ जाना ये हार्मोन्स के कारण होता है, मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन्स के कारण होता है दोस्तों। ये हो गया अपने कौन सा हार्मोन्स? छठा हार्मोन्स हो गया। उसके बाद आता है वेसोप्रेसिन हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स? वेसोप्रेसिन हार्मोन्स। ये अपना सातवां हार्मोन्स है। कौन सा? वेसोप्रेसिन हार्मोन्स। अब ये सातवें हार्मोन्स जो पिट्यूटरी ग्रंथि से यानी पीयूष ग्रंथि से निकलता है, ये क्या करता है? ये हमारे शरीर में जल के संतुलन में सहायता प्रदान करता है। शरीर के अंदर जल के संतुलन को बनाए रखने में, नियंत्रण में हमारे पास जो सबसे अहम भूमिका निभाता है दोस्तों, वो कौन है? वेसोप्रेसिन हार्मोन्स। यह ग्रंथि भी पीयूष ग्रंथि, यह हार्मोन्स भी पीयूष ग्रंथि से निकलता है। किससे निकलता है? पीयूष ग्रंथि से निकलता है। अब जो हमारा लास्ट की बात जो आती है, एक और जो होते हैं हमारे पास जो ग्रंथि है ऑक्सीटोसिन, जिसको पाइटोसिन भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? पाइटोसिन भी कहते हैं। सबसे अहम महत्वपूर्ण ग्रंथि माना गया है पिट्यूटरी ग्रंथि का, जिसे कहते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, या इसे हम कह सकते हैं पाइटोसिन। क्या कह सकते हैं? पाइटोसिन हार्मोन्स। इनके बारे में मैं आपको बताऊं कि ऑक्सीटोसिन या पाइटोसिन जो हार्मोन्स होते हैं, यह सबसे ज़्यादा जो होता है जब कोई महिलाएं प्रसव कर रहे हो तो उनके दर्द में उत्पन्न जो होती है हार्मोन्स, वो इन्हीं के कारण होता है। दर्द उत्पन्न करवाने में ऑक्सीटोसिन और पाइटोसिन हार्मोन्स का ही मुख्य रोल रहता है। इसके साथ जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के जन्म में भी यह हार्मोन्स सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। कौन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ऑक्सीटोसिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को हम लव हार्मोन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? लव हार्मोन्स। यानी लव का भी उत्पन्न इसी हार्मोन से होता है, तो लव हार्मोन्स भी कहते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को। क्या कहते हैं? लव हार्मोन्स कहते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम गर्भपात एवं बर्थ हार्मोन के भी नाम से जानते हैं। जैसे मैंने कहा कि बच्चे के जन्म के समय भी यह क्या करता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे जब जन्म लेते हैं गर्भ से, तो उस टाइम वो महिलाओं के प्रसव में जो दर्द उत्पन्न होता है, उस दर्द में भी सबसे ज़्यादा उत्पन्न होने वाला ऑक्सीटोसिन, पाइटोसिन हार्मोन्स होता है। तो चलिए, हमारी आज की डिस्कस में हमने ये देखा कि पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले जो निम्न प्रकार के हार्मोन्स हैं, उनका क्या क्या कार्य है दोस्तों। हमने ये देखा आज भली भांति से कि इन सब का ये महत्वपूर्ण कार्य था। क्या क्या कार्य था दोस्तों? हमने देखा इनमें से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं और उन हार्मोन्स का मुख्य कार्य क्या है। तो आइए इसी तरह से हम आगे की टॉपिक की डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एड्रिनल ग्रंथि क्या होता है, उसके बाद क्या कहते हैं
सकते हैं, थायराइड ग्रंथि क्या होता है, थाइमस ग्रंथि क्या होता है, ठीक है ना, मिश्रित ग्रंथि क्या, इन सब ग्रंथियों की हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।